नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जिसे सुनकर आप 100% खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी अभी अभी भर्ती आई हैं उनके बारे में। और दोस्तों, कौन सी वह भर्ती हैं? वह है हमारी एसएससी एमटीएस और एसएससी हवलदार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एमटीएस और हवलदार होते क्या हैं, क्या इनका वर्क होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एमटीएस के बारे में। एमटीएस का मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। आप नॉर्मली देखते होंगे कि हर जगहों पर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सभी के अपने अपने गवर्नमेंट ऑफिस ज़रूर होते हैं और उन ऑफिस में कंप्यूटर वर्क आजकल तो ज़रूर ही होता है। जहां पर कंप्यूटर वर्क नहीं होता है वहां पर फाइलों से वर्क होता है। और दोस्तों, जो वह कंप्यूटर का काम करते हैं और फाइलों का काम करते हैं वही क्या होते हैं दोस्तों, एमटीएस वर्कर होते हैं। जब आप एमटीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे आपकी जो पोस्टिंग होगी वह दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिस में ही होगी, चाहे वो ऑफिस छोटा हो या बड़ा हो। बट आपकी जो सिलेक्शन होगा, आपकी जो तैनाती की जाएगी वह किसी न किसी गवर्नमेंट ऑफिस में ही की जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें हवलदार की, आप नॉर्मली जानते हैं हवलदार दोस्तों किसी न किसी सेना में होता है। लेकिन जो एसएससी के थ्रू हवलदार बनेंगे, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर इनको तैनात किया जाएगा। ऑल इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं। स्टेट वाइज यह वैकेंसीज हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, लेकिन किस स्टेट में कितनी है यह भी इसमें डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज हम इन सभी के पॉइंटों के बारे में बात करेंगे कि इस भर्ती में क्या योग्यता मांगी गई है, कितने नंबर इसमें लाने में हमें सिलेक्शन मिल सकता है, क्या इसका सिलेबस होगा, कितना इसमें टाइम दिया जाएगा, क्या इसका फिजिकल होगा, कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, कितनी इसमें फीस कटेगी। इन सभी पॉइंटों के बारे में हम आज एक एक करके बात करेंगे। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई आपको बात पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता चुका हूं कि यह भर्ती कौन सी है, एसएससी एमटीएस और एसएससी हवलदार। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्लाई डेट कि यह फॉर्म कब से अप्लाई होने शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह शुरू हो चुके हैं 22 मार्च से। 22 मार्च 2022 से यह फॉर्म क्या है दोस्तों, ऑनलाइन होने शुरू हो चुके हैं। यदि हम बात करें लास्ट डेट की कि ये फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये भरे जाएंगे दोस्तों 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल 2022 इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। तो दोस्तों, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी ऑनलाइन करा दें, क्योंकि जब टाइम नज़दीक आता है तो साइट दोस्तों बहुत बिजी हो जाती है और हमारा फॉर्म नहीं भर पाता है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को ऑनलाइन करा दें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पेमेंट डेट की। जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया या फॉर्म फिल कर दिया, आपके पास पेमेंट नहीं है और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी दोस्तों सरकार ने समाधान ढूंढा है। तो उसको थोड़ा दोस्तों डेट बढ़ा दिया गया है। जो हम पेमेंट कर सकते हैं वह कर सकते हैं दोस्तों 2 मई तक। 2 मई 2022 तक हम क्या है दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमने फॉर्म ऑनलाइन करा दे लेकिन पेमेंट हमारा नहीं हो पाता है साइट बिजी होने की वजह से। तो इसलिए 2-4 दिन हर फॉर्म में हमेशा ही एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जिससे कि जिन बच्चों का फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है उनकी फीस आसानी से कट सके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा करेक्शन डेट कि जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली कभी कभी फॉर्म को भरने में गलती हो जाती है, तो दोस्तों इसमें गलती को भी सुधारने का मौका दिया गया है। आप अपने फॉर्म को पहले चेक कर लें कि हमारा फॉर्म सही भरा गया या गलत भरा गया है। यदि गलत भरा गया है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं दोस्तों, 5 मई तक। जो हमारी करेक्शन की डेट दी गई है वह है हमारी दोस्तों 5 मई 2022। आप 5 मई तक इस फॉर्म को दोस्तों करेक्शन कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यदि हम बात करें टोटल पोस्ट की कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, तो दोस्तों जो एमटीएस की पोस्ट हैं, एमटीएस की पोस्ट इसमें क्लियर नहीं की गई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 8000 प्लस पोस्ट ही हैं। उसमें दिया रखा है
अवेलेबल सून या कमिंग सून, तो दोस्तों उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका ऐसा मानना है कि जो इसमें भर्ती है वो 8000 प्लस हैं, वह कितनी भी हो सकती है। यदि हम बात करें हवलदार की, तो दोस्तों हवलदार में जो भर्ती है वह है हमारी 3609 ऑल इंडिया में। दोस्तों काफ़ी होती हैं, आप देखेंगे कि भर्तियां सेंट्रल बोर्ड पर कम ही होती हैं। अभी अभी एक ICR वाला जो फॉर्म आया था उसमें आपने देखा होगा 641 भर्ती थी और 20 लाख फॉर्म उसमें भरे गए थे। तो दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप देख सकते हैं 641 भर्ती और फॉर्म 20 लाख। इसमें तो दोस्तों उसके मुकाबले बहुत हैं, 636 इसमें 6 गुना भर्ती हैं, 3609 यह है दोस्तों हवलदार की। और जो MTS की भर्ती है वह 8000 प्लस होंगी। ठीक है, यदि हम बात करें फीस की कि इस फॉर्म को भरने में फ़ीस कितनी जा रही है, तो दोस्तों जो जनरल OBC के बच्चे हैं उनकी फ़ीस है इसमें 100 रुपीज़। ठीक है, और जो बच्चे SC के हैं, ST के हैं या फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं या टोटल वुमेन, ठीक है, उनकी इसमें कोई भी फीस नहीं है, उनकी फ़ीस दोस्तों शून्य है। ठीक है, चाहे SC ST या PH या वुमेन जो भी हैं उन सभी की फ़ीस इसमें शून्य दी गई है, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, यदि हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, दोस्तों ये दोनों ही जो भर्ती हमारी MTS हवलदार दोनों के लिए ही सेम फीस है, हवलदार के लिए भी MTS के लिए भी। ठीक है, यदि हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, एलिजिबिलिटी की कि इसमें योग्यता कितनी मांगी गई है, जो हमारा कैंडिडेट है वह कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें केवल 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, ना कि फेल। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो हमारा कैंडिडेट है वह 10th पास होना चाहिए, चाहे वह किसी भी बोर्ड से हो, CBSE से हो, UP बोर्ड से, कोई भी स्टेट हो, किसी भी स्टेट का बच्चा हो, बट कंडीशन यही है कि वह हाई स्कूल पास होना चाहिए। और दोस्तों मेरी आपको एडवाइस है, यदि आपने 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लगाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है और एक बच्चे ने हाई स्कूल कर रखा है, यदि आपके दोनों के नंबर सेम आ जाते हैं तो जिसकी योग्यता ज़्यादा होती है उसको वरीयता दी जाती है। इसलिए मेरी सलाह यही है, यही एडवाइस है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ज़रूर लगाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज के बारे में कि इसमें एज कितनी मांगी गई है। दोस्तों जो हवलदार है, हवलदार में एज मांगी गई है 18 से 25 साल। ठीक, और यदि हम बात करें MTS में, तो MTS में जो एज मांगी गई है 18 से 27 साल। और दोस्तों ये किस आधार पर मांगी गई है, तो 1/1/2022। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2022 को आप मिनिमम 18 साल के हो चुके हों तब ही आप इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि हम बात करें एज में रिजर्वेशन की कि क्या इसमें किसी को कोई छूट दी गई है, तो दोस्तों हाँ, इसमें भी हर फॉर्म की तरह छूट दी गई है। यदि आप SC या ST के कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, आप 5 साल एक्स्ट्रा इसको फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हवलदार में 25 ईयर मांगी गई है, 25 ईयर्स। यदि आप SC ST के हैं तो 25 + 5 = 30, आप 30 ईयर्स तक के होने पर भी इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। और MTS का दोस्तों आप 32 ईयर्स का होने के बाद भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि हम बात करें OBC की, तो OBC को दोस्तों इसमें 3 ईयर्स का रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि 3 साल एक्स्ट्रा आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, PH वालों को भी दिया गया है, यानी कि सभी को अलग अलग इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, एज में सभी को छूट दी गई है। यदि हम बात करें PST और PAT क्या है, तो दोस्तों PST है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो हमारी बॉडी है वह कितनी हाइट की होनी चाहिए, हमारी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, उसमें हमारा वेट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं PST, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल के बारे में। तो मेल में दोस्तों इसमें 2 चीज़ें मांगी गई हैं, एक है इसमें हमारी हाइट और दूसरा है हमारा दोस्तों चेस्ट। ठीक है, जो इसमें मेल की हाइट मांगी गई है वह सभी के लिए दोस्तों लगभग समान है, और वह कितनी है दोस्तों, 157.5 सेंटीमीटर, यानी कि 157
5 सेंटीमीटर आपकी क्या है दोस्तों हाइट होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली सभी इंसानों की हो सकती है। कुछ ही मेल ऐसे होंगे जिनकी हाइट इससे कम हो, वरना 1,57 हाइट बहुत कम होती है। यदि आप दोस्तों 5 फुट के हैं तो तब भी उससे भी कम 1,57.5 होती है। आप इस फॉर्म को जरूर भरें। यदि हम बात करें चेस्ट की, तो दोस्तों आपका मिनिमम जो चेस्ट होना चाहिए वह होना चाहिए 76 सेंटीमीटर। और इसमें साथ में कंडीशन क्या है दोस्तों, इसमें कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि कितना आपका चेस्ट होनी चाहिए 76 टू 81 सेंटीमीटर। ठीक है, यह है दोस्तों मेल के लिए, पुरुष के लिए कंडीशन। यदि हम बात करें फीमेल की, ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में भी दोस्तों दो चीज़ें हैं इसमें। एक है हमारी हाइट और दूसरा क्या है दोस्तों इसमें वेट। वेट मतलब वजन। दोस्तों इसमें महिलाओं की जो हाइट मांगी गई है वह बहुत ही कम मांगी गई है, वह है 152 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो इसमें वेट मांगा गया है महिलाओं का, लड़कियों का जो वजन होना चाहिए वह मिनिमम होना चाहिए 48 kg, यानी कि आपका जो मिनिमम वजन है वह कितना होना चाहिए 48 किलोग्राम आपके अंदर वजन जरूर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हमारी जो बॉडी है वह कैसी होनी चाहिए। यदि हम बात करें दोस्तों पीईटी के बारे में, पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जब आप CBT 1 क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होगा। उस फिजिकल में क्या क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इसमें दोस्तों दो चीज़ें होंगी, एक होगी हमारी रेस और दूसरी होगी दोस्तों साइकिलिंग। देखिए यदि हम बात करें दोस्तों रेस के बारे में, ठीक है दोस्तों, यदि हम देखें रेस को, सबसे पहले बात करते हैं मेल की और फिर करेंगे फीमेल की। तो दोस्तों मेल के लिए जो इसमें रेस रखी गई है वह रखी गई है 1600 मीटर, जो कि बहुत कम होती है, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। 1600 मीटर कितने टाइम में दोस्तों, ये होनी चाहिए आपकी 15 मिनट में। ठीक है, 1600 मीटर रेस आपको मारनी है कितने टाइम में, 15 मिनट में, जो कि बहुत ही आसानी से लग सकती है। 7 से 8 मिनट में 1600 मीटर रेस लग जाती है। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है, तो कि हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल फिजिकल है। यदि हम बात करें फीमेल की, तो दोस्तों फीमेल में क्या है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर रेस मारनी है। और कितने समय में दोस्तों, इसमें मेल से भी ज़्यादा टाइम दिया गया है, कितना 20 मिनट। 20 मिनट में आपको यह है दोस्तों 1000 मीटर की यानी कि 1 किलोमीटर की रेस महिलाओं को करनी है, लगानी है, जो कि बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। यदि हम बात करें साइकिलिंग की, साइकिलिंग का मतलब है दोस्तों साइकिल चलाने से। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल के बारे में कि मेल को कितनी चलानी होगी और फीमेल को कितनी चलानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मेल को इसमें चलानी है 8 किलोमीटर और फीमेल को चलानी है 3 किलोमीटर। ठीक है, मेल को चलानी है दोस्तों 30 मिनट में यानी कि आधे घंटे में, बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। और महिलाओं को चलानी है दोस्तों 25 मिनट में। तो महिलाएं भी आराम से यानी कि लड़कियां क्या है दोस्तों 25 मिनट में 3 किलोमीटर बहुत ही आसानी से चला सकती हैं। यह हमारा हो गया पीएसटी और पीईटी, दोनों ये चीज़ें हैं दोस्तों। आप पीईटी और पीएसटी दोनों समझ चुके होंगे। इसका मतलब फिजिकल इसका क्या है, बहुत ही नॉर्मल है। कोई इसमें उठक बैठक, कोई दंड, ऊंची कूद, लंबी कूद, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में यानी कि सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए यदि हम बात करें दोस्तों सिलेबस की, तो इसमें सिलेबस क्या है दोस्तों, देखिए 4 सब्जेक्ट है इसमें, हिंदी नहीं है सॉरी। इसमें सबसे पहले जीके यानी कि जनरल नॉलेज, नंबर 2 पे है दोस्तों मैथमेटिक्स, और नंबर 3 पर है दोस्तों रीजनिंग, और नंबर 4 पर है इसमें इंग्लिश।
ठीक है, ये हैं इसके 4 सब्जेक्ट। जीके में क्या है दोस्तों, हम इंडिया लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंडिया की यह जॉब है, इसलिए क्या है दोस्तों इसमें इंडिया का ही जीके पूछा जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर में वर्ल्ड से पूछ लेता है, वरना 90% जो जीके होता है वह इंडिया का ही होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दे लीजिए। यदि हम बात करें जीके में, तो दोस्तों जीके के जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या विविध, जो भी होता है दोस्तों, टोटल वह सभी आना है। और कितना कितना आना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जितने भी हमारे टॉपिक हैं वह जैसे मान लो हिस्ट्री है तो हमारी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है तो इंडियन इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर सभी पर सेम होता है। इसलिए दोस्तों जीके हमारे जो आएगी वह 90% इंडिया की ही आने वाली है। यदि हम बात करें मैथ्स की, तो दोस्तों मैथ्स में हमारा क्या होगा, आप ऐसे समझिए कि लगभग 70 से 80% हमारा अर्थमेटिक होगा। अर्थमेटिक में क्या होगा, सबसे मेन जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, मेन टॉपिक होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या इंटरेस्ट या टाइम एंड वर्क, यही होते हैं दोस्तों। और इसके बाद में क्या है, आप देखेंगे 2D 3D डायमेंशन जो हमारे होते हैं, जो हमारा वॉल्यूम और एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी है बहुत अच्छी, जॉब इसमें बहुत ही अच्छी होती है, पैसा भी दोस्तों अच्छा होता है, लेकिन एग्ज़ाम इसका ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो गए 4 सब्जेक्ट। और दोस्तों यदि हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो लगभग सभी के लिए सेम होती है। और इंग्लिश में दोस्तों मेन है आपका वोकैबलरी आपको तैयार करनी है। वोकैब से इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा सिलेबस। यदि हम बात करें अब एग्ज़ाम डेट की, तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम डेट है वह भी क्लियर हो चुकी है। वह हाँ दोस्तों जुलाई से ही इसके फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारे रेलवे ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे दोस्तों, जुलाई से। तो आप ग्रुप डी की तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसकी भी तैयारी करते रहिए, तो आपके दोनों ही एग्ज़ाम लगभग सेम टाइम पर हो सकते हैं। यानी कि आपकी तैयारी दोनों, एक एग्ज़ाम की तैयारी आपको दोनों में काम कर जाएगी। ठीक है, यदि हम बात करें एग्ज़ाम फर्स्ट पैटर्न की, कि जो हमारा पहला एग्ज़ाम होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, एक हमारा ऑप्शनल होगा और दूसरा हमारा रिटिन होगा। ठीक है, यदि हम बात करें एग्ज़ाम फर्स्ट पैटर्न की कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, तो दोस्तों ये जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में दोस्तों 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल हमारे हो गए दोस्तों 100 क्वेश्चन। ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। यदि हम बात करें दोस्तों टाइमिंग की, कि इसमें टाइम कितना दिया जाएगा, तो दोस्तों इसमें टाइम दिया जाएगा हमें 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है दोस्तों, 1.5 आवर। यह है दोस्तों नॉर्मल बच्चों के लिए, जो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं उनके लिए जो टाइम है वह है हमारा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। लेकिन जो दोस्तों जिनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, जो आंखों से पीएच होते हैं, तो दोस्तों उनके लिए इसमें क्या है 120 मिनट, यानी कि आधा घंटा इसमें बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जिनकी आई साइड वीक होती है, जिन्हें आंखों में प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों आई प्रॉब्लम वालों को क्या है 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया है इसमें। तो आप 2 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 1.5 घंटा भी बहुत टाइम है। आजकल तो दोस्तों आप देखते हैं कि 100 क्वेश्चन आधे घंटे में जो बच्चे तेज होते हैं वह कर देते हैं, वरना 1 घंटे में तो कर ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपको टाइम लगेगा, जो मेरा अंदाज़ा कहता है, जो मेरा अनुमान है, उसके हिसाब से इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो लगने वाला है वह रीजनिंग में लगने वाला है। वरना इसमें मैथ भी बहुत नॉर्मल आता है, जीके भी बहुत नॉर्मल आती है, इंग्लिश भी ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं आती है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट। यदि हम बात करें इसमें नेगेटिव के बारे में, क्योंकि नेगेटिव मेन पॉइंट है दोस्तों, हम जो इसमें नेगेटिव दी गई है वह दी गई है 25%। इसको हम कह सकते हैं 1/4 या 0.25। इसका मतलब क्या है, यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक जो सही क्वेश्चन होगा वह भी कट जाएगा। 4 तो आपके वो कटेंगे, प्लस में एक जो आपने सही किया है वह भी चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी नेगेटिव।
अब हम बात करेंगे दोस्तों एग्ज़ाम 2 के बारे में। और इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का होगा, यानी कि 100 मार्क्स होंगे और आपका टाइम 90 मिनट होगा। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसमें कितने नंबर लाने कंपलसरी होंगे। ठीक है दोस्तों, यह हो गया हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट का पैटर्न। यदि हम बात करें एग्ज़ाम 2 पैटर्न की, यानी कि हमारा जो दूसरा एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम 2 है वह कुल मिलाकर के 50 मार्क का होगा और यह दोस्तों 2 सेक्शन में बटा हुआ होगा। पहला होगा हमारा एस्से और दूसरा होगा दोस्तों हमारा लेटर। ठीक है, हमारा एस्से होगा 25 नंबर का और जो हमारा लेटर है हुआ वह भी होगा 25 नंबर का। ठीक है, जो हमारा सेकंड पेपर है वह 50 नंबर का होगा, जिसमें एस्से हमारा 25 नंबर का होगा और हमारा लेटर भी 25 नंबर का होगा। और इसे करने में जो हमें टाइम दिया जाएगा दोस्तों वह दिया जाएगा 45 मिनट, जो कि काफ़ी है। इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये रिटिन है तो रिटिन में कोई भी नेगेटिव नहीं होने वाली है। अब दोस्तों 50 नंबर है, 50 नंबर को आपको 2 सेक्शन में बांट दिया है, एस्से एंड लेटर। इसमें 25 क्या दोस्तों डिवाइड कर दिया गया है। और आप दोस्तों इसको 45 मिनट में आपको 2 चीज़ें लिखनी है, एक लेटर लिखना है और एक आपको एस्से लिखना है, जो कि 45 मिनट दोस्तों काफ़ी होते हैं। यह 45 मिनट हैं दोस्तों नॉर्मल आदमियों के लिए, लेकिन जिनके आई साइड वीक है, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, उनके लिए यह टाइम कर दिया गया है दोस्तों 60 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में वह एस्से और लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। यदि हम बात करें दोस्तों मिनिमम मार्क्स की, कि इसमें हमें कितने नंबर लाने अनिवार्य है, तो दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि किस कैटेगरी के बच्चों को कितने नंबर पर पास किया जाएगा। यह मिनिमम पासिंग मार्क आपको जरूर लाने होंगे। तो दोस्तों यदि हम बात करें जनरल वालों की, तो दोस्तों इसमें जो जनरल के हैं, जनरल को इसमें दिया गया है 30%, यानी कि CBT 1 होगा हमारा, जो हमारा ऑप्शनल होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें 30% यानी कि 30 नंबर आपको जरूर ही लाने हैं। यदि हम बात करें OBC की, तो दोस्तों OBC का इसमें जो पासिंग मार्क रखा गया है वह रखा गया है 25%। और यदि हम बात करें SC या ST की, तो SC और ST का जो रखा गया है वह रखा गया दोस्तों 20%। इतने नंबर आपको जरूर ही लाने हैं यदि आप CBT 1 क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो यदि आपके इससे कम नंबर रह जाते हैं तो आप पहले ही उस एग्ज़ाम से, उस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, कि इसमें हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्योंकि जब हम फॉर्म ऑनलाइन कराने जा रहे हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट भी ज़रूर होने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जाति और मूल निवास। इसमें दोस्तों आपके नहीं लगेंगे, बट आपके पास होने चाहिए। बाई चांस ऐसा होता है कि कभी कभी मांग लेता है, वरना SSC में कभी भी जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं अपलोड होते। बाद में क्या होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट ज़रूर लगेंगे, इसलिए दोस्तों आपके पास होने चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप उनको बनवा लीजिए। ठीक है, मेन चीज़ क्या है इसमें, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट ज़रूर होनी चाहिए। फ़ोटो, सिग्नेचर, ये तो नॉर्मल चीज़ होती है। ठीक है, फ़ोटो किस तरीके से लगेगा उसमें आपको डेमो दिखा दिया जाएगा, जो हमारा फॉर्म ऑनलाइन करते समय आप देख सकते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों कट ऑफ की, कि इसमें कट ऑफ कितने जाने वाली है, सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों कट ऑफ। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल किसी भी एग्ज़ाम में 60% से कम पर कट ऑफ नहीं जा रही है, 60% से प्लस जा रही है। यहाँ तक कि दोस्तों 80% से भी ऊपर चली जाती है बाई चांस। तो दोस्तों जो मेरा अनुमान है, मैं केवल इसमें अनुमान लगा सकता हूँ, कोई भी, मैं ही नहीं बल्कि कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता है कि एक्यूरेट इतने नंबर पर ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप जनरल कैटेगरी के बंदे हैं तो आपको 70 प्लस स्कोर करना होगा, तभी आप CBT 1 क्लियर कर सकते हैं। और यदि आप OBC के हैं तो आपको 65% से प्लस ही स्कोर करना होगा, यदि आप SSC MTS या हवलदार को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो यदि आप SC या ST या आप वुमेन है, फीमेल है, तो दोस्तों
आपको मिनिमम 60% स्कोर जरूर करना होगा। यदि आपका स्कोर इससे कम रह जाता है तो दोस्तों, यदि आपका 60% से स्कोर कम रह रहा है, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, तो मैं तो मानता नहीं हूं कि आपका नंबर आ जाएगा। इसलिए कोशिश यही करना कि आपका जो स्कोर हो वह 60% प्लस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इन सभी पॉइंटों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे कुछ शानदार वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।